हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीकानेर डिफेंस एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड पूरा सोलर सिस्टम, सौर मंडल पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज्योग्राफी में है पूरा सूर्य से जुड़ा हुआ सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड। ये जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिवर्स ब्रह्मांड, इसी के अंदर हम सबसे पहले जो ब्रह्मांड है उसके बारे में, आकाश गंगाएं क्या होती हैं हम उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अन्य बॉडीज हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर हम उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन किस प्रकार से होता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड। अगर सबसे पहले देखा जाए कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जो हमारा ब्रह्मांड है वो अनेक, असंख्य, बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। पर इससे हम क्या समझते हैं, तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये कुछ इस तरह का है। जितना भी हमारे आसपास जो कुछ है, हम जितने भी ग्रह के बारे में सुनते हैं, जितने भी तारों के बारे में सुनते हैं, जितने भी धूमकेतु, कॉमेट्स, मीटियोर्स, जिसके बारे में, उल्कापिंड, जो कुछ भी हम सुनेंगे, ये सब कुछ एक बॉक्स जैसा एक संरचना है जिसके अंदर बंद है। सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही जितना भी कुछ है, चाहे वो हम जिस ग्रह पे हम रहते हो वो हो या इसके बाद कोई ग्रह हो, जितने भी तारे, असंख्य तारे जो हम आसमान में देखते हैं, ये सब किसी एक बॉक्स के अंदर बंद है। और वो जो बॉक्स है वही है क्या? ब्रह्मांड। और इसी ब्रह्मांड के अंदर असंख्य असंख्य करोड़ों, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी होती है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से बना होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये आकाश गंगा क्या होती है। जो आकाश गंगाएं हैं, उस आकाश गंगा के बारे में बात की जाए तो हमारे आसपास, जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास और भी बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया। ये ऐसे असंख्य जितने भी सूर्य, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सब एक बहुत सारे, बहुत बड़े समूह के अंदर बंद है। एक समूह है जिसके अंदर बहुत सारे तारे, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे उपग्रह एक है। ऐसा एक समूह जो है उसे हम कहते हैं गैलेक्सी, जिसके अंदर करोड़ों, जिसके अंदर बिलियंस तारे हैं, बहुत सारे करोड़ों तारे हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों उसके अंदर ग्रह हैं, करोड़ों उपग्रह हैं। इन सब का एक जो समूह है, इट्स अ ग्रुप ऑफ मिलियंस, बिलियंस ऑफ स्टार, इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसको हम कहते हैं आकाश गंगा। यह एक आकाश गंगा हुई। और ऐसी लाखों आकाश गंगाओं का एक समूह जो है वो कहलाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ये हमारी गैलेक्सी हो गई। जब हम इस भूगोल के बारे में, जब वैज्ञानिक चर्चा कर रहे थे, तो अनेक प्रकार के थ्योरीज दिए गए। उन थ्योरीज में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनको कहा गया टोल्मी। टोल्मी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिनके द्वारा यह कहा गया कि जो हमारी अर्थ है वो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। और उसी के आसपास जितने भी सूर्य हैं, जितने भी उपग्रह हैं, अनेक उसके आसपास चक्र लगाते हैं, उसका परिक्रमण करते हैं। इसलिए उसे कहा गया भू केंद्रीय सिद्धांत, क्योंकि टोल्मी ने यह माना कि जो भू है, जो पृथ्वी है, वो केंद्र में है। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। फिर उससे जब थोड़ा आगे गए तो खगोल शास्त्र का जो जन्मदाता कहा गया, उन्हें कहा गया कोपरनिकस को। कोपरनिकस के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी नहीं, बल्कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो है सूर्य। और इस सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, वो इसके आसपास परिक्रमण करते हैं। फिर उससे आगे चल करके तीसरी थ्योरी केपलर द्वारा दी गई। केपलर के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र तो है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का नहीं।
सूर्य सिर्फ एक उसके परिवार जिसे सौर मंडल कहा जाता है उसका केंद्र है। सूर्य एक केंद्र है, लेकिन सिर्फ सौर मंडल का, जिसके आसपास सीमित मात्राओं में जो ग्रह हैं, सीमित जो नंबर्स हैं, वो जो ग्रह हैं, वो जो उपग्रह हैं, वो उसके आसपास परिक्रमण करते हैं। लेकिन जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वो केवल सोलर सिस्टम का केंद्र है। तो ज्योग्राफी को पढ़ने, ज्योग्राफी का जितना जितना आगे उसकी थ्योरीज आई, इनमें ये 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हमने देखी टोल्मी द्वारा जो दी गई, उसे कहा गया भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसके बाद में कोपरनिकस के द्वारा दिया गया, उसे कहा गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और उसके बाद केपलर द्वारा थ्योरी दी गई। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हम ये ब्रह्मांड कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संरचना है, जिसके अंदर जितने ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, जितने तारे हैं, जो कुछ हम हमारे आसपास देखते हैं, जितना भी जीवन और जिस जीवन के बाद जो चीजें हम देखते हैं, वो एक ब्रह्मांड, एक बॉक्स के अंदर बंद है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो बॉक्स है, ये जो यूनिवर्स है, इसका जन्म कहां से हुआ? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। यह जो बिग बैंग सिद्धांत है, इस बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले जो थे वो थे जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा यह सिद्धांत दिया गया और उन्होंने कहा गया कि एक्सप्लोजन इन अ वेरी डेंस body which having very high temperature resulted in universe formation। कि एक ऐसा सूक्ष्म केंद्र था, एक छोटी सूक्ष्म बॉडी थी, लेकिन उसका घनत्व बहुत ज्यादा था और उसका तापमान बहुत ज्यादा था। उसमें जब विस्फोट हुआ तो उस सूक्ष्म केंद्र के आसपास जितना भी पदार्थ था, उस पदार्थ के सब तरफ चले जाने से ही इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इस ब्रह्मांड में आज हम जितने भी सूर्य, जितने भी ग्रह, जितने भी उपग्रह देखते हैं, वो उस एक सूक्ष्म केंद्र, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसका तापमान बहुत ज्यादा था, और उसमें विस्फोट के कारण निर्माण हुआ। और जब यह निर्माण हुआ उस विस्फोट के साथ में, तो यह निर्माण आज तक भी अनवरत जारी है। यह बोलता है द एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि इस ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें बनती जा रही हैं, नई चीजें टूटती जा रही हैं। तो कहा है बहुत अधिक तापमान और घनत्व वाले सूक्ष्म केंद्र या एक पिंड में जब विस्फोट हुआ तो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो अभी तक जारी है। इसको यहां पे दिखा हुआ है कि यहां पर इस तरीके से बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा डेंसिटी, बहुत ज्यादा घनत्व वाले एक केंद्र, एक पिंड में, एक सेलेस्टियल बॉडी में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण इस तरीके से छोटे छोटे केंद्र बने। वो केंद्र एक ही जगह पर समाहित हो गए, एक ही जगह पर इस तरीके से बहुत सारे सूर्य, बहुत सारे केंद्र, बहुत सारे उपग्रह इकट्ठे हो गए। उस एक समूह को हमने कहा गैलेक्सी, उसको कहा हमने आकाश गंगा। और ऐसी लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर के बनता है ब्रह्मांड। तो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इस बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट, इस बहुत बड़े विस्फोट के कारण ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आई होप कि आपको ये वाला यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ये क्लियर हुआ होगा। ये बिग बैंग सिद्धांत जो दिया गया, ये जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया। इसके बाद यहां से हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी इस तरह का, जितना भी हम आसमान में देखेंगे, रात्रि में आसमान में हमें छोटे छोटे जो तारे नजर आते हैं, ऐसे असंख्य बहुत सारे तारों का जो एक समूह है, उसको हम एक गैलेक्सी कहते हैं। तो इस तरीके से गैलेक्सी इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्सी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार along with many planets, satellites, comets, meteor, asteroid। कि क्या कि यह जो आकाश गंगा है, अनेक सितारों से, अनेक ग्रहों से, अनेक उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर के बना होता है। यानी कि जो एक समूह है, इस समूह के अंदर असंख्य तारे हैं, असंख्य उपग्रह हैं, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य उल्कापिंड है। इन सबका एक समूह आकाश गंगा है। और यह जो आकाश गंगा है असंख्य तारों से बनी हुई है।
तो जिस आकाश गंगा, तो हम जहां पर अभी जिस ग्रह पर रहते हैं वो भी किसी ना किसी ग्रह, वो जो ग्रह है वो भी ऐसे किसी ना किसी एक समूह के अंदर होगा। तो हमारा वो समूह, एक गैलेक्सी जो है, वो जो आकाश गंगा है, उसका नाम है मिल्की वे या फिर मंदाकिनी। जिस आकाश गंगा के अंदर यह पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारे आसपास जो अनेक सारे ग्रह हैं, जैसे कि आपने सुना होगा शुक्र ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, ऐसे हमारे पृथ्वी के साथ में अनेक ग्रह, अनेक उपग्रह, जैसे कि आपने नाम सुना होगा चंद्रमा, हम नाम सुनते हैं टाइटन, जेनीमेड, इन सब जो ग्रह हैं, ये जो उपग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं, हमारा जो सूर्य है, यह एक समूह में है। उसे गैलेक्सी, वो जो जिस समूह, जिस गैलेक्सी में है, उसका नाम है मिल्की वे। और यह जो मिल्की वे है, इस मिल्की वे का हिंदी नाम है मंदाकिनी। आवर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, इसी को कहा है मंदाकिनी। इट इज ऑफ स्पाइरल शेप। जो ये समूह है, इस समूह के अंदर असंख्य जो तारे होते हैं, ये एक निश्चित संरचना में होते हैं। जैसे कि एक संरचना जो होती है वो होती है एलिप्टिकल। जो एक्लिप्स होता है, एलिप्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके की संरचना में एक गैलेक्सी का समूह हो सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है सर्पिलाकार, इसे बोला जाता है सर्पिलाकार, या फिर इसी को बोला जाता है स्पाइरल शेप। और तीसरी जो होती है वो होती है इर्रेगुलर, यानी कि किसी भी रूप में जितने भी इर्रेगुलर, जितने भी इसके अंदर तारे हैं, वो किसी भी रूप में, एक निश्चित संरचना में नहीं, किसी भी रूप में वहां पर संगठित है, तो वो इर्रेगुलर। तो हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, हमारे जो गैलेक्सीज हैं, वो तीन फॉर्मेट, तीन शेप में होती हैं, एलिप्टिकल फॉर्मेट में, या फिर स्पाइरल फॉर्मेट में, या फिर इर्रेगुलर। तो हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य स्थित है, उसका जो शेप है वो है स्पाइरल शेप। इसकी सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, अब हमने कहा कि जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर असंख्य गैलेक्सीज हैं। तो एक जो हमारी गैलेक्सी हम मान लेते हैं, यहां पर ये गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे निकटतम एक और जो गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यह एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी, सबसे निकटतम है। हमारी इस गैलेक्सी का जो सबसे चमकीला भाग है, इस पूरी गैलेक्सी को जब ऊपर से देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा चमकीला भाग जो होता है उसको कहा जाता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी जो गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी, जो मिल्की वे का द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मिल्की वे, जो हमारी मंदाकिनी है, इसका सबसे चमकीला भाग जो कहा जाता है उसको कहा जाता है ओरियन नेबुला। तो आई होप आपको तीनों फैक्ट क्लियर होंगे कि हमारी जो मिल्की वे है वो स्पाइरल शेप की है। इसके अंदर इसके सबसे निकटतम जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और इसके अंदर जो सबसे चमकीला भाग है उसका नाम है ओरियन नेबुला। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की कि ये जो गैलेक्सी है हमारी, इस गैलेक्सी के अंदर असंख्य तारे होते हैं, असंख्य ग्रह होते हैं, असंख्य उपग्रह होते हैं। तो हम आइए यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। तो तारा एक ऐसी, तारा जो होता है, स्टार जो होता है, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट। तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है, एक आकाश में जो पिंड है, आकाश में जो बॉडीज है, एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसकी स्वयं की ऊर्जा है और स्वयं की ऊष्मा है। जैसे कि हम अपने घर में लाइट्स देखते हैं, उस लाइट, वो जो लाइट है, वो जो बल्ब है, वो जो ट्यूबलाइट है, उसमें प्रकाश भी है, उसमें हीट भी है, लेकिन वो उसकी स्वयं की नहीं है, उसके वायर के थ्रू हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। लेकिन आकाश में जो तारा है वो ऐसा है, उसके पास उसकी ऊर्जा का स्रोत, उसकी हीट का सोर्स जो है उसका स्वयं का है। तो अ सेलेस्टियल बॉडी इट्स ओन हीट एंड लाइट हैविंग इट्स ओन, उसकी जो स्वयं की है वो ओन हीट और लाइट उसकी स्वयं की खुद की है, ऊष्मा और प्रकाश, उसको हमने कहा तारा। जिसका जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सूर्य। जो सूर्य जो होता है, यह जो सूर्य जो होता है, यह सूर्य के पास में जितनी भी ऊष्मा है वो भी उसकी स्वयं की है, और जितना भी प्रकाश वो हमें देता है वो भी उसका स्वयं।
तो इस हिसाब से जो हमारा सूर्य होगा वो भी क्या है, एक तारा। Sun is also a star. So what is star? It's a celestial body having its own heat and light. फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि फिर ग्रह क्या होते हैं। तो जो ग्रह होते हैं, it's a celestial body revolves around a star and receive heat and light from it. तो जो ग्रह होता है, ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो तारे के आसपास परिक्रमण करता है और उससे जितनी भी ऊष्मा है और प्रकाश प्राप्त करता है। जैसे कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पर स्वयं की कोई भी ऊष्मा या प्रकाश नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी है वो इस सन के आसपास परिक्रमण करेगी और यह सन, इस सन से ही अर्थ को जितनी भी हीट है, हमें जितनी भी हीट टेम्परेचर जो फील हो रहा है वो भी सन से आ रहा है, वो भी एक स्टार से आ रहा है, और यह यहां पर जितनी भी लाइट है वो भी स्टार से आ रही है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह हो गई, हमारा जो सूर्य है वो एक तारा हो गया। इसके बाद में अगली जो सेलेस्टियल बॉडी है वो होती है सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स या उपग्रह जिन्हें कहा जाता है। The celestial body revolves around planet but receives heat and light from the star. ऐसा आकाशीय पिंड जो रिवोल्व, जो परिक्रमण तो करता है किसके, प्लैनेट के। ऐसा आकाशीय पिंड जो रिवोल्व करता है, परिक्रमण करता है किसके चारों ओर, प्लैनेट्स के, ग्रह के, लेकिन उसको जितनी भी हीट और जितनी भी लाइट मिलती है वो कहां से मिलती है, तारे से। तो हमारे पास में हमने तीन बॉडीज देखे। सबसे पहले हमारे पास में एक होता है जिसे हम बोलते हैं तारा, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और ऊर्जा है। इस तारे के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगाता है, तारे के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है और इस तारे से इसे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। लेकिन इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर परिक्रमण लगाने वाली जो बॉडी है उसको हम कहते हैं उपग्रह। तो तीन सेलेस्टियल बॉडीज है, उपग्रह को और ग्रह को दोनों को ही ऊष्मा और प्रकाश मिलता है कहां से, तारे से। तो आई होप आपको जो तीन हम जो नाम सुनते हैं वो आपको क्लियर होंगे। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से अब हम बात करते हैं कि स्टार्स के अंदर और क्या है। यह जो स्टार है, हमने कहा स्टार के पास में स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश होता है। ये सब आता कहां से, स्टार कुछ इस तरीके का दिखता है। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, उस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ही हर स्टार का, हर तारे के अंदर ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें दो कोई भी अणु मिलते हैं और तीसरे दोनों मिलकर के फ्यूजन, दोनों फ्यूज होकर के तीसरे किसी का निर्माण करते हैं जिसके साथ में एनर्जी निकलती है। तारों के अंदर जो हाइड्रोजन होती है, तारों के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन फ्यूज होती है, उस हाइड्रोजन का संलयन होता है जिससे हीलियम का निर्माण होता है और इस हीलियम के साथ में जो निकलती है वो ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा स्रोत होती है जितना भी प्रकाश है और जितना भी तापमान है, हीट है उसका, हर तारे के अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनर्जी जो है, जो स्टार है उस तारे की एनर्जी का सोर्स क्या है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय इन विच टू हाइड्रोजन आर फ्यूज, जैसा कि हमने देखा, टू फॉर्म हीलियम, हीलियम का निर्माण होता है, उसी के साथ में ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और यही इस स्टार की लाइट और हीट का सोर्स होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टार is composed of 71% hydrogen, 26% helium and 2.5% अदर कंटेंट। अदर कंटेंट क्या हम देख सकते हैं, बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर और अन्य चीजें हो सकती हैं। तो जो हमारा तारा होता है, इस तारे के अंदर 71% जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम होती है। यही हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनती रहती है और इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ही सारी ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण होता है और 2.5% इसमें अन्य मटेरियल होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टार के अंदर और क्या है, जो स्टार होता है उसका एक निश्चित कलर होता है।
जैसे कि हम देखें, अगर उसका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से लेकर के उसका ब्लू कलर हो सकता है, उसका ऑरेंज कलर हो सकता है। ये जो कलर्स हैं स्टार के, ये इसके तापमान को दिखाते हैं। जो ब्लू कलर होता है उसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है। ब्लू कलर से जैसे जैसे कलर ऑरेंज की तरफ जाएगा, येलो की तरफ जाएगा, रेड की तरफ जाएगा, वहां पर उसका तापमान और ज्यादा होता जाएगा। ब्लू कलर से लेकर के ग्रीन कलर होते हुए और रेड कलर तक जब जाता है तो अलग अलग रंग का जो तारा होता है, अलग अलग डिफरेंट जो उसके कलर हैं, वो किसको क्या दिखाते हैं, वो किसको इंडिकेट करते हैं? टेम्परेचर को। सो किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। द कलर ऑफ अ स्टार इज ए इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर। जो कलर है स्टार का वो टेम्परेचर को दिखाता है। अब जो तारा है उस तारे का निर्माण कैसे हुआ? हमने देखा कि जितने भी गैलेक्सीज हैं या गैलेक्सीज के अंदर जितना भी कुछ है, उस सब का निर्माण उस बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा था कि एक सूक्ष्म पिंड में, जिसमें बहुत ज्यादा घनत्व था, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, उसमें जब विस्फोट हुआ उसके कारण हुआ। तो यह जो विस्फोट है उसके कारण उसी प्रक्रिया में तारों का निर्माण हुआ। इस तारे के निर्माण में एक स्थिति आती है जहां पर आकाशीय पिंड, वो तारे की जो स्टेज है, उसमें वो रक्त दानव कहलाता है। इसे बोला जाता है रक्त दानव। इसको बोला जाता है रेड जायंट। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इन दिस स्टेज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए स्टार इज अ वेरी हॉट एंड रेड। आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी परत, अगर इस अवस्था में तारे के निर्माण के दौरान तारे की सबसे बाहरी परत बहुत ज्यादा गर्म और लाल हो जाए, बहुत ज्यादा हीट की वजह से बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा लाल हो जाए, तो उस स्थिति में उस तारे को कहा जाता है रक्त दानव, रेड जायंट। यह स्टार का जो निर्माण है, उस तारे का निर्माण कैसे हो रहा है, वो प्रक्रिया इसमें दिखाई हुई है। इसके बाद में जब उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, इस हीट के दौरान बहुत ज्यादा जब इसमें हीट होती है, उस हीट के दौरान इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट को कहा जाता है, इस तरीके से इसमें एक विस्फोट होता है, उस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। यह एक जियोलॉजिकल साइंटिफिक नाम है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। यह सुपरनोवा, हेवी एक्सप्लोजन ड्यूरिंग ए स्टार फॉर्मेशन। जब भी तारे का निर्माण हो रहा है, इस निर्माण प्रक्रिया में एक जो विस्फोट होगा, एक बड़ा जो विस्फोट होगा इस प्रकार का, इस विस्फोट को ही कहा जाता है क्या? सुपरनोवा। सुपरनोवा। इसके बाद यह जो सुपरनोवा है, यह विस्फोट जो है, इस विस्फोट के बाद में वह बहुत तेज गति से घूमता है। वह जो आकाशीय पिंड बहुत तेज गति से घूमता है, उस घूमने के कारण उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और जो आकाशीय पिंड बच जाता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। यह जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, यह न्यूट्रॉन तारा, यह प्रक्रिया जब किसी एक पिंड से तारे का निर्माण हो रहा है। अगर उसमें बाहर की परत बहुत ज्यादा लाल है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसे रेड जायंट कहा गया। उसके अंदर जो विस्फोट हुआ उसको सुपरनोवा कहा गया। अगर वो बहुत तेज गति से घूम रहा है, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो वो जो है न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा। इस प्रक्रिया में जब उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद यदि उसका द्रव्यमान सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है। यानी कि अगर हम कह दें कि अगर सूर्य को हम अज्यूम कर लें वो 1 kg का है, तो अगर किसी ऐसे आकाशीय पिंड जिसका जो द्रव्यमान है वो 1.44 गुना है, 1.44 टाइम्स है द्रव्यमान, तो हम इस लिमिट को, यह जो सीमा है, इसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो होती है सूर्य के द्रव्यमान की 1.44 गुना। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन इज द लिमिट, इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। ये चंद्रशेखर लिमिट ही डिसाइड करती है कि जो स्टार है वो अपने स्टार बनने की प्रक्रिया में समाप्त हो जाएगा या फिर वो स्टार बनेगा। इट डिसाइड द डेथ ऑफ स्टार।
तो ड्वार्फ स्टार किसे कहते हैं? यदि किसी भी आकाशीय पिंड जो तारे बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो 1.44 टाइम से कम हो जाए, तो वह ड्वार्फ स्टार बन जाता है। वो स्टार नहीं होता, उसे बोना तारा भी कहा जाता है, उसे ड्वार्फ स्टार कहते हैं। यदि उसका मास है, जो द्रव्यमान है, वो 1.44 टाइम से कम हो। उससे आगे क्या, एक आपने सुना होगा ब्लैक होल। तो यह ब्लैक होल क्या क्या होता है कि अगर हमने अभी देखा कि अगर उसका मास जो है वो 1.44 से कम हो तो वो ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन अगर किसी जो आकाशीय पिंड है उसका द्रव्यमान 3 गुना हो जाए, सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना हो जाए, वो बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। उस डेंसिटी के कारण उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होगा। उस ग्रेविटेशन के कारण स्थिति ये होती है कि इतनी ज्यादा ग्रेविटेशन होने के कारण जितना भी मटेरियल है वो उसके सेंटर में होता है। उस सेंटर में इतनी डेंसिटी होती है कि उसमें से लाइट भी पास होना मुश्किल होता है, वहां से लाइट पास नहीं हो सकती। इसलिए उसका जो सेंट्रल जोन है, उस सेंट्रल जोन में से लाइट पास नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे कहा गया ब्लैक होल। ये कब हुआ? जब उस आकाशीय पिंड का जो मास है वो सन के 3 टाइम्स हो जाए। ब्लैक होल वेरी हाई डेंस बॉडी बिकॉज द मास इज 3 times of the sun. Very high gravitational pull doesn't allow light to pass through it. यह इसका जो गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वह इसमें से लाइट को भी इधर से उधर पास नहीं होने देता। इस कारण से इसे ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र कहा जाता है। तो आई होप यह जो तारा बनने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया में जो नेम्स हैं, जो कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, वो आपको क्लियर होंगे। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने ये जाना कि एक हमारे पास में बहुत बड़ा बॉक्स है जिसे हमने कहा ब्रह्मांड। हमारे आसपास जो कुछ हम अपने एक दूसरे को, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी वायु है, जितने भी ग्रह, जितने भी उपग्रह हमने सुने, देखे, पढ़े, जो कुछ है ये एक बॉक्स के अंदर बंद है, उसे कहा जाता है ब्रह्मांड, उसको कहा जाता है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर असंख्य तारे हैं। एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर असंख्य तारे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उस स्टार की अपनी हीट और अपनी लाइट है। तो होता क्या है कि एक जो स्टार है उसके पास अपनी हीट और लाइट है, उसके पास में बहुत सारे बॉडीज उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? जो स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उस बॉडी को कहा जाता है क्या? प्लैनेट, ग्रह। तो एक तारा जिसके पास अपनी हीट या लाइट है, उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो एक ये प्लैनेट, एक ये सन, और इस सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सन और इसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं, इन सबकी एक फैमिली को कहा जाता है सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम जो होता है, यह कंप्लीटली जो हमारा सन है और उस सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हो गए, वो प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के पास छोटे छोटे जितने भी सैटेलाइट्स हो गए, उन सबका जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है सोलर सिस्टम। इट इज अ फैमिली ऑफ सन। इस सूर्य का जो परिवार है, सूर्य का जो तंत्र है, इसी को हमने नाम दिया है सौर तंत्र। इट इज मेड अप ऑफ सन। यह सूर्य से 8 प्लैनेट्स 8 ग्रहों से, एंड देयर सैटेलाइट्स, उनके जितने भी उपग्रह हैं उनसे मिलकर के बना होता है। एंड अदर बॉडीज लाइक ड्वार्फ प्लैनेट्स, बोने ग्रह, मीटियोर्स, उल्कापिंड, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, इन सब से मिलकर के बना होता है हमारा जो सौर तंत्र है। उस सौर तंत्र में सूर्य, हमारे 8 ग्रह, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे उल्कापिंड, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, इस तरह से अनेक सारे जो बॉडीज हैं उनसे मिलकर के एक जो सिस्टम बना, उसे हमने सौर तंत्र, सोलर सिस्टम कहा। इट इज अ मेड अप ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, एटसेट्रा।
all celestial bodies are attached due to gravitational pull of sun. तो हमने कहा कि ये जो स्टार होता है इसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स उन प्लैनेट्स के आगे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह जो सन है, यह जो स्टार है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही यह जितने भी यहाँ पर आसपास प्लैनेट्स हैं, इसको इसने अट्रैक्ट करा हुआ है। तो यह हमारा सन हो गया। इस सन के आसपास ही आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ये सब प्लैनेट्स इस बॉडी से, इस स्टार से, इस सूर्य से किस तरीके से अटैच्ड है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यह इससे अटैच्ड है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए, इसके बाद में जैसे कि हमने देखा कि अभी तक हमने ये समझा कि जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम था मंदाकिनी। इसकी मंदाकिनी की जो शेप थी वो कैसी थी? स्पाइरल, सर्पिलाकार। इस मंदाकिनी के अंदर कहीं यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका स्टार है। इस स्टार के आसपास हमारी जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व, परिक्रमण करती है। तो जिस तरीके से सन एक स्टार है, इसी तरीके से इसके बहुत नियरेस्ट एक बहुत स्टार है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन। हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है, और इस तारे के सबसे निकटतम द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन इज कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण ग्रह। ये हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स के 8 प्लैनेट्स और जो सूर्य है, इन सबसे मिलकर के बनता है सोलर सिस्टम। आइए यहां से आगे देखते हैं हम। ये जो हमारी जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर हमने ये देखा कि ये जो हमारी गैलेक्सी थी, इस गैलेक्सी के अंदर एक कहीं पर हमारा सन है, और यह सन क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। इसी तरीके से यहां बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के बनती है एक गैलेक्सी। और हमारी ये जो गैलेक्सी है इसका ही तो नाम है क्या? मिल्की वे। इसी को हमने कहा मंदाकिनी। अब हम यहां पर हैं, यह हमारा सूर्य है, और इस सूर्य के आसपास जो ग्रह है उनमें पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। लेकिन इस सूर्य के आसपास जितने भी तारे हैं, इन तारों का एक स्ट्रक्चर होता है। यह जब तारे एक निश्चित, एक इमेजिनेटरी, एक स्ट्रक्चर में, एक इमेजिनरी शेप में नजर आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ए ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स एन इमेजिनरी पैटर्न। हम मानते हैं कि एक इमेजिनरी पैटर्न से कभी कभी एक दिखता है कि एक पक्षी की शेप में वो स्टार्स अरेंज होंगे या किसी और से अरेंज होंगे, उन सबको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, मंडल इन्हें कहा जाता है। अभी तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर के टोटल 88 कॉन्स्टेलेशंस को फाइंड किया है। जैसे कि जिसमें आप देखते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा उर्सा मेजर, बिग बियर या सप्तऋषि मंडल। इस तरीके से सप्तऋषि मंडल होता है जिसमें टोटल 7 स्टार। ये सब क्या है? स्टार्स हैं, सब तारे हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार से ये भी तारे हैं, और इन 7 तारों का 7 स्टार्स का जो ग्रुप है उसे उसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इस तरीके से एरीज, जेमिनी, कैंसर, विर्गो, लिब्रा, इस तरीके से बहुत सारे जो स्टार्स हैं, इनका जो ग्रुप है, इनका जो पैटर्न है, उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इसमें आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट मिलेगा। एक जो स्टार होता है, एक जो तारा होता है, उसे कहा जाता है नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, जो हमेशा नॉर्थ में ही होगा। तो अगर बिना किसी कंपास के, बिना किसी और सोर्स के, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए सोर्स होता है नॉर्थ स्टार। लेकिन ये कब मिलेगा हमें? तो हमने सप्तऋषि मंडल को बहुत हम आसानी से देख पाते हैं। सप्तऋषि मंडल को जहां हम हैं, सप्तऋषि मंडल के फर्स्ट जो स्टार्स हैं, इनको जो फर्स्ट जो स्टार है, इनको अगर हम इसको जो फेस करेंगे, इससे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इससे स्ट्रेट पाथ में
सिर्फ एक स्टार नजर आता है, एक चमकता हुआ बहुत स्टार नजर आता है, उसी को हम कहते हैं नॉर्थ पोलर स्टार, नॉर्थ स्टार या पोलर स्टार। और वो जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में होती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो कॉन्स्टेलेशंस है ये इस तरीके से भी यूज आते हैं। तो इस तरीके से इस केवल ये जो कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि मंडल, इसकी सहायता से आप हर जगह कहीं पर भी बिना किसी टेक्निकल सोर्स के आप नॉर्थ डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये जो कॉन्स्टेलेशंस है, ये जो मंडल है, ये आपको समझ आए होंगे। यहां से हम सोलर सिस्टम के लिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम जो होता है उसके हमने देखा, उसमें टोटल 8 प्लैनेट थे। 8 प्लैनेट आपके पास में कौन कौन से थे? अगर हम बात करें यहां पर ये जो हमारा सूर्य है, तो सूर्य के बाद सबसे पहले आपका बुध ग्रह, फिर उसके बाद में शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर यहाँ पे बहुत सारे, जिस तरीके से हमने कहा सोलर सिस्टम की डेफिनेशन में, सोलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह होते हैं इसमें, बहुत सारे उपग्रह, फिर इसमें बहुत सारे शुद्ध ग्रह, मीटियोर्स, उल्कापिंड, इस तरह की जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनकी एक समूह इसके बीच में होता है। कहां कहां? यहां पर हमारा मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह के बाद में यहां पर बृहस्पति ग्रह होता है। इस बृहस्पति ग्रह जुपिटर, और इस जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स की पट्टी होती है जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसके बाद में यहां पर यह शनि, सैटर्न, फिर उसके बाद में यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून, अरुण और वरुण, शनि और बृहस्पति ग्रह। इस तरीके से 8 प्लैनेट और बहुत सारे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर के सोलर सिस्टम बनता है। इसमें कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल और द इनर प्लैनेट, इनको कहा जाता है स्थलीय या फिर आंतरिक ग्रह। तो ऐसे जो ग्रह हैं, तो अभी हम यहां पर ये देखेंगे, हमने यहां पर अगर हमारा सन है और इस सन के बाद में जो ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है, यहां पर जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इस एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले यहां सन से लेकर के जो 4 प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका मरकरी बुध ग्रह होता है, फिर उसके बाद में आपका वीनस आपका शुक्र ग्रह होता है, फिर उसके बाद में आपकी अर्थ होती है, और उसके बाद में मार्स मंगल ग्रह होता है। इन चारों प्लैनेट इस एस्टेरॉइड बेल्ट से सूर्य के पास में अंदर तक, यह सब दिखने में इनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अर्थ के स्थल, अर्थ के टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट जैसी दिखती है, और इनर साइड में होते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसमें आपका मार्स, वीनस, अर्थ एंड विनस और मरकरी होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को ही हमने आंतरिक या टेरेस्ट्रियल। इसके बाद में इस जो है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की साइड में जो बड़े साइज के जो प्लैनेट्स होते हैं, इनको कहा जाता है जोवियन या फिर आउटर, इन्हें कहा जाता है जोवियन या बाहरी ग्रह, जिसमें सबसे पहले आपका जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद में सैटर्न, आपका शनि ग्रह, उसके बाद में आपका यूरेनस, अरुण ग्रह, फिर उसके बाद में इसको हिंदी में बोला जाता है अरुण, और इसको बोला जाता है नेपच्यून को वरुण। यह जो अरुण और वरुण ग्रह है, वरुण, इसको कहा जाता है नेपच्यून। यह इनकी जो साइज है वो बड़ी होने के कारण इसको जोवियन, और यह बाहरी तरफ है इसलिए इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। साइज का अगर ऑर्डर देखा जाए, अगर हम इसमें 2 ऑर्डर्स हमें देखने होते हैं, यहां पे मैं आपको 2 चीज बताता हूं कि यहां पर ऑर्डर्स जो है, अगर हम सन से डिस्टेंस में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है मरकरी, सबसे पहले बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद में आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण और फिर अरुण, यह ग्रह होते हैं। अब यह जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का ये ऑर्डर है सूर्य से डिस्टेंस, से सन से डिस्टेंस को लेकर के। लेकिन अगर हम बात करें इनके साइज का जो ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर उसके बाद में सैटर्न इसके यानी कि शनि, उसके बाद में यूरेनस, वरुण, उसके बाद में नेपच्यून, अरुण, उसके बाद में आपका पृथ्वी, जो उसके बाद जो सबसे उसके बाद छोटा ग्रह जो है वो पृथ्वी, फिर उसके बाद में वीनस, शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद में आपका मंगल ग्रह, फिर उसके बाद में आपका बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह होता है। तो आई होप आपको जो दोनों ऑर्डर्स हैं
वो दोनों ऑर्डर्स आपको देखने में मिलेंगे। सब एक तो पहला जो ऑर्डर है वो सूर्य से जैसे जैसे हम डिस्टेंस को जाते हैं वो ऑर्डर है, और एक उसके साइज का ऑर्डर है। सबसे बड़ा होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सबसे छोटा होता है आपका बुध यानी कि मरकरी। यहां के बाद में तीसरी चीज जो हमें देखने को यहां पे देखना होता है, ये जितने भी जो हमारे ग्रह हैं इनका जो रिवॉल्यूशन है, हमने क्या कहा कि एक स्टार होता है उसकी अपनी हीट और लाइट है, और जो प्लैनेट्स हैं इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो यह सब जितने भी प्लैनेट्स हैं यह एक फिक्स्ड पाथ में इसके आसपास, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये जो लाइनिंग है, ये जो पाथ है, यह जो कक्ष है, इसको कहा जाता है ऑर्बिट। हर अपना जो प्लैनेट्स है उसकी अपनी एक ऑर्बिट आपको यहां पर नजर आएगी, यह कक्ष नजर आएगा, इसको हिंदी में बोला जाता है कक्ष। यह जो प्लैनेट है यह इसी कक्ष पर, इसी पाथ पर हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन जो हमारा बुध है, वो हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और जो आपका वरुण है, अरुण है, यह सब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, आपके एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमेशा रिवॉल्व करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मैंने आपको कहा कि आपका मरकरी एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद में अर्थ एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद में आपका मार्स एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद में बृहस्पति यानी कि जुपिटर एंटी क्लॉक, फिर सेचर्न एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद में आपका नेपच्यून एंटी क्लॉक। यानी कि दो जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से, सबसे फर्स्ट आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, और आपका यहां पर वरुण जो है आपका यूरेनस, यूरेनस यानी कि वरुण ग्रह, और इधर आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। यह दोनों प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। यानी कि जो शुक्र है और जो आपका यूरेनस है, जो आपका वरुण ग्रह है, वो सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। हर जो प्लैनेट्स हैं उनके दो मूवमेंट्स होते हैं। यहां मैं आपको एक और अब कंसेप्ट बताता हूं। जितने भी प्लैनेट्स जो हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, यहां पर अगर हम बात करें, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, यह एक प्लैनेट से इसके दो मूवमेंट है। एक तो यह सन के आसपास जो मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट को कहा जाता है रिवोल्यूशन, इसको कहा जाता है परिक्रमण। लेकिन यह जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट कर रहा है। यानी कि अगर ये हमारा यहां पर एक प्लैनेट है, यहां पर ये स्टार है और ये प्लैनेट है, तो यह इसके चारों तरफ परिक्रमा, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन यहां पे ये जो स्टार था, इसके चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, इस प्लैनेट में भी अपने में खुद में एक रोटेशन होता है, जो अपने एक्सिस पे वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, उसको परिभ्रमण कहा जाता है, वह घूर्णन कर रहा है। तो केवल वीनस और यूरेनस, वापस से वही हमने कहा, वीनस और यूरेनस जो थे आपके शुक्र और आपका यूरेनस यानी कि आपका वरुण जो था, वह दोनों सन का जो रिवॉल्यूशन है वो क्लॉकवाइज में करते हैं। इसी के साथ में उनका जो घूर्णन होता है, वह घूर्णन भी जो होता है वो होता है पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। यानी कि केवल जो आपका एक्सेप्शन है वो है आपका वीनस एंड यूरेनस। ये जो आपका वीनस और यूरेनस है, यानी कि जो आपका शुक्र है और जो आपका वरुण ग्रह है, यह वरुण ग्रह, इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, वो तो क्या होता है रोटेशन। लेकिन इसका जो परिक्रमण होता है, इसका जो रिवॉल्यूशन जो होता है, वो रिवॉल्यूशन जो है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फैक्ट आपको यहां पर रखना है। ये जो एक्सेप्शन है ये केवल वीनस और यूरेनस के लिए है। तो आई होप आपको जो प्लैनेट्स की जो बेसिक नॉलेज है, हम एक एक प्लैनेट्स को फिर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको सोलर सिस्टम के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो आई होप आपको यहां से क्लियर होगी। अब यहां पे हम सन को डिटेल में देखते हैं। सन जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बाहर में बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से। आइए इसको देखते हैं।
तो जो सन होता है, सन कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन द गैलेक्सी अराउंड वन गैलेक्टिक सेंटर इन अप्रोक्स 25 करोड़ ईयर इज कॉल्ड वन कॉस्मिक ईयर और वन गैलेक्टिक ईयर। तो हमारी जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं वो स्टार भी इसका परिक्रमण कर रहे हैं, इसका रिवॉल्यूशन कर रहे हैं पूरे गैलेक्सी में, इस मिल्की वे में। तो हमारा जो स्टार है उसका नाम है सूर्य। यह इसका जो गैलेक्टिक सेंटर है, जो आकाश गंगा का केंद्र है, इसके चारों तरफ एक परिक्रमण, एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है वो करता है 25 करोड़ ईयर्स में, और इसी को कहा जाता है वन गैलेक्टिक ईयर, एक आकाश गंगा वर्ष। इसके बाद में इसकी सबसे बाहरी लेयर जो हमें आंखों से हम जो देखते हैं, वो जो बाहरी लेयर जो दिखाई देती है उस लेयर को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ये जो बाहरी लेयर है, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट एक और लेयर होती है जो केवल सोलर एक्लिप्स जब होगा, सूर्य ग्रहण जब होता है, तब केवल बाहरी एक बहुत हल्की लाइट की एक लेयर नजर आती है, उसको कहा जाता है कोरोना। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोरोना विच इज विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्स ओनली। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सबसे बाहरी नजर आने वाली जो परत है उसको कहा जाता है कोरोना। हमारी जो आंखों से नॉर्मल समय में सूर्य की आंखों से जो बाहर एक परत नजर आती है उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर। लेयर विजिबल थ्रू आवर आईज इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। और इसका जो टेम्परेचर, जो आउटर लेयर का टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टेम्परेचर ऑफ द कोर, अब ये सबसे बाहरी था, लेकिन इसके केंद्र में जो हमारा सूर्य है यह एक तारा है, इसकी बाहरी परत का टेम्परेचर 6000 डिग्री, लेकिन जब इसके बिल्कुल केंद्र में चला जाए तो वहां का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ किलोमीटर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हमारा सन है इसका जो कोर का टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जो इसका प्रकाश मंडल है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो ओनली विजिबल होती है कब? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय जब विजिबल होती है उसको कहा जाता है कोरोना। सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमने पहले भी देखा, हर तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। सो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार, एवरी स्टार इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सन इज ऑल्सो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब होगा क्या कि हमने देखा जो हमारा सन है, इस सन की आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर जो है फोटोस्फीयर, वहां पर बहुत सारे फोटॉन्स जो है, जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी पार्टिकल कभी वेव बन करके इधर उधर मूवमेंट करते हैं, सब तरफ मूवमेंट करते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है ओरोरा। द कंसेप्ट इज कॉल्ड ओरोरा। So what is the energy photons emitted from sun in wave form called sun flares? जब सूर्य की बाहरी परत से जो फोटॉन्स होते हैं, जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, यह फोटोन सूर्य की बाहरी परत से वेव के रूप में बाहर निकलते हैं और इसको कहा जाता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, सूर्य की बाहरी परत से जो एनर्जी फोटोन वेव के रूप में, तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं, उन्हें सौर ज्वाला कहा जाता है। द वेव फॉर्म एमिशन ऑफ द एनर्जी फोटोन इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स। अब यह जो वेव्स है, जो हमारा अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। उस एटमॉस्फेयर में कहीं एक जगह होती है आयन मंडल। इस आयन मंडल में ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक जो आयन मंडल है, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, इस आयन मंडल में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स और यहां से ये सोलर फ्लेयर्स जब कोलाइड करते हैं तो एक बहुत कलरफुल इफेक्ट जनरेट होता है और इसको कहा जाता है ऑरोरा। दिस टाइप of colorful effect is generated when such solar flares are collide with the ions of ionosphere। आयन मंडल के कणों से, आवेशित कणों से जब यह सोलर फ्लेयर के कण टकराते हैं
तब जाकर के एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है क्या, ऑरोरा। अगर जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में जो 0 डिग्री है, जो इक्वेटर है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इस ऑरोरा इफेक्ट को नदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस, और अगर इसको सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो इसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका नाम होता है ऑरोरा बोरियालिस। इसको सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो ये कलरफुल इफेक्ट जब सोलर फ्लेयर्स आयन मंडल में जाकर के टकराई तो एक कलरफुल इफेक्ट जनरेट होता है जिसे कहते हैं ऑरोरा। तो आई होप आपको ऑरोरा क्लियर होगा। इस तरह से कलरफुल इफेक्ट, ग्रीन ब्लू लाइट्स का एक मिक्सचर जो है लाइट्स वो नजर आती हैं, इसे बोलते हैं ऑरोरा। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है सन से जुड़ा हुआ वो है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। होगा क्या कि मैंने आपको ये कहा कि जो आपका स्टार है उस स्टार के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सन है इसके आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और हर प्लैनेट के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करता है क्या, एक सेलेस्टियल बॉडी जिसे कहा जाता है सैटेलाइट। तो हमारा सन और अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है मून। इस पोजीशन में जब यह सन के तरफ अर्थ चल रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून चल रहा है, तो एक पोजीशन ऐसी होगी जहां यहां पर अर्थ है, यहां पर आपका मून है और यहां पर सन है। यानी कि सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, बट द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन। जब मून जो है, जब चंद्रमा अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो यहां जो लोग होंगे उनके लिए जो ये प्रकाश है, जो मून का प्रकाश, जो सन का प्रकाश है, वो उस मून की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और यही कंसेप्ट कहलाता है आपका सूर्य ग्रहण। Sun, Moon and Earth are in straight line. Sun, Moon and Earth are in straight line. Moon becomes between the Sun and Earth. Moon become between the Earth and Sun and block rays of Sun. यह सूर्य की किरणों को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। It is called solar eclipse. It is eclipse occur only on new moon day. इसको बोला जाता है अमावस्या। जो सोलर एक्लिप्स होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, वो केवल अमावस्या पर होता है, एंड 2 वीक आफ्टर एंड बिफोर ल्यूनर एक्लिप्स, या फिर चंद्र ग्रहण के 2 वीक पहले या 2 वीक बाद में। ये आपका सोलर एक्लिप्स है। कब, जब मून, सन और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में है, अर्थ और सन के बीच में कहीं पर मून आ जाए तो वो सन से आने वाली रेस को इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट, देखने में इस तरीके से नजर आएगा। तो यहां पर जो मून है इसने सन की रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया। कभी कभी ये कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स और बहुत माइन्यूट सा सोलर एक्लिप्स आपको नजर आता है। इस तरीके से सोलर एक्लिप्स के बहुत सारे फेज नजर आते हैं। यहां आपको एक आउटर लेयर, बहुत हल्की हल्की रेस की लेयर पीछे जो सन है उसकी नजर आएगी। इसी को हमने कहा था कोरोना। I told you कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। केवल सूर्य ग्रहण के समय ही सन की सबसे बाहरी परत नजर आती है। तो आई होप आपको सोलर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो हमारा ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है। अब ये जो परिक्रमण है, ये जो पाथ है जिस पर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कर रही है, यह है एक दीर्घ वृत्त। इसको बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है एक्लिप्स। ये जो एक्लिप्स है, यह जो दीर्घ वृत्त है इसमें कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक पोजीशन पर जहां सन है और अर्थ है, यह पोजीशन पे दोनों पास है, लेकिन इस एक्लिप्स पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में, एक जगह सन और अर्थ बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। तो यहां ये एक डिस्टेंस बहुत कम होगी, एक जगह कम होगी। ऐसी पोजीशन इस पूरे रिवोल्यूशन में, दैट पोजीशन ऑन विच सन एंड अर्थ आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, सन और अर्थ अपनी मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, उसको एपेहिलियन या फिर अपसोर दूरी कहा जाता है। और जनरली यह 4 जुलाई को होती है। सन और अर्थ, जब अर्थ अपने एलिप्टिकल कक्ष में, अपने कक्ष में इसके सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, परिक्रमण कर रही है, तो वह डिस्टेंस जब सन और अर्थ सब
सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, सबसे ज्यादा दूर हो, उसको अपसोर दूरी या फिर उसको एपेहिलियन कहा जाता है। एंड द पोजीशन ऑन विच सन एंड द अर्थ इज एट क्लोजेस्ट पोजीशन, सबसे निकटतम पोजीशन पे है, बहुत पास है, तो उसको पेरिहिलियन या उपसोर दूरी कहा जाता है, जो जनरली 4th of January को बनती है। तो ये दो पोजीशन है। सन का जो डायमीटर है, जो हमने सन देखा, उसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेट। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ, अब यहां पर जो अर्थ है और ये जो सन है, तो हमने देखा कि जो सन और इस अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, तो यहां पर जब डिस्टेंस होगी तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यहां मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, और इसको हमने कहा एपिहिलियन डिस्टेंस। सबसे नियरेस्ट जब होगा तब इसकी डिस्टेंस होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, सबसे कम दूरी जिसको हमने कहा पेरिहिलियन उपसोर दूरी। लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस है, जो सन और अर्थ की, हमने कहा जो एवरेज डिस्टेंस है, यह जो एवरेज डिस्टेंस है यह होती है आपकी 14.90 करोड़ किलोमीटर। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ of the sun is 14.90 crore kilometer. Maximum, which is called aphelion, is 15.21 crore kilometers. Minimum distance, which is called perihelion upsor, 14.70 crore kilometer. सन पर जो ग्रेविटेशन है वो अर्थ के कंपैरिजन में, सन का जो ग्रेविटेशन है सन पर, वो अर्थ के कंपैरिजन में 28 टाइम्स होता है। यानी कि अगर अर्थ पे किसी चीज का वेट 1 kg है, तो वो सन पे कितना होगा 28 kg, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन कितना है 28 टाइम्स। सनलाइट रीचेस अर्थ इन अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहां से अगर सन से कोई भी जो लाइट है, उस लाइट पार्टिकल जब अर्थ पर पहुंचेंगे तो उन्हें ऑन एन एवरेज टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स का, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करेगा। हमारे पास में जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15.90 करोड़ किलोमीटर है। इस कैलकुलेशन से वो जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहां से हम आगे देखते हैं कि ये जो हमने डिस्टेंस बोली 14.90 करोड़ किलोमीटर अराउंड, ये जो एवरेज डिस्टेंस थी सन और अर्थ के बीच में, इसी को एक नेम दिया गया है, इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इट्स अ मेजर डिस्टेंस यूनिट यूनियन। इसे एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के डिस्टेंस की इकाई के रूप में माना जाता है कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने एक स्केल मान लिया, और वो होती है अराउंड कितनी 150 मिलियन किलोमीटर, लगभग आपका 14.90 करोड़ किलोमीटर। फिर उसके बाद में एक मेजरमेंट यूनिट और होती है जो स्पेस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए मेजर की जाती है, उसे कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक टाइम नहीं है, बल्कि यह एक प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। जो लाइट है उसने एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कहा जाता है लाइट ईयर। तो मान लेते हैं कि कोई बहुत, जो गैलेक्सीज में जो 2 स्टार हैं या यूनिवर्स में 2 स्टार है, हमने कह दिया कि वो 150 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। तो एक लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ कि लाइट ने एक ईयर में जितना ट्रेवल किया वो हमने कहा लाइट ईयर, और इसे 150 लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोथ आर सम यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बहुत लंबी जो दूरी है, बहुत ज्यादा बड़ी जो डिस्टेंस है, उनको मेजर करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। ये जो चैप्टर हमने देखा, इसके जो MCQs हैं जिससे आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो तारे का रंग है वो किसका सूचक होता है? फर्स्ट इज शेप ऑफ स्टार, तारे के आकार का। सेकंड टेम्परेचर ऑफ स्टार, तारे के ताप का, जो तापमान है। लाइफ ऑफ स्टार, सी ऑप्शन, तारे के जीवन का। द लास्ट ऑप्शन पोजीशन ऑफ स्टार। तो जो तारे का हमने देखा था कि जो तारे का रंग है, उस तारे का रंग इंडिकेशन होता है टेम्परेचर का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, जो तारे का रंग है वो टेम्परेचर का
इंडिकेटर होता है। सो अब द क्वेश्चन नंबर 2 इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ मिल्की वे। हमने जो गैलेक्सी देखा था उसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट था उसको क्या कहा जाता है? द फर्स्ट इज द ऑप्शन ए इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी ओरियन नेबुला, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा एंड द नेमिकस। सो हमने देखा कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका सबसे जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो कहलाता है ओरियन नेबुला। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या था? सबसे नियरेस्ट स्टार था प्रोक्सिमा सेंचुरी। एंड्रोमेडा हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी थी। निमिकस जो होता है वो एक और सेलेस्टियल बॉडी होती है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So comes on question number 3. The gravitation of the sun is how much times of the earth? जो हमारी पृथ्वी जो सूर्य है उस सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारी पृथ्वी का कितना गुना है? सो ऑप्शन ए इज 20 टाइम्स, 20 गुना, सेकंड 10 टाइम्स, ऑप्शन सी 28 टाइम्स, ऑप्शन डी 6 टाइम्स। जो हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण है, तो सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? 20, 10 times, 28 times, 6 times. So the correct answer is option C. It is 28 times. जो हमारा सन है इस सन के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 28 times. So option the question number 4. How many years does it take for the sun to revolve around the center of the galaxy? जो सूर्य है उसे आकाश गंगा के केंद्र पर चारों तरफ एक परिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है? ऑप्शन ए इज 365 इयर्स, ऑप्शन बी 25 लाख इयर्स, ऑप्शन सी 150 करोड़ ईयर एंड ऑप्शन डी 25 करोड़ ईयर। तो जो सूर्य है जो एक आकाश गंगा के केंद्र की तरफ एक कॉस्मिक ईयर जो कंप्लीट करता है, गैल्टिक ईयर जो कंप्लीट करता है उस गैल्टिक सेंटर की ओर, वो टाइम होता है 25 करोड़ किलोमीटर। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 द ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 25 करोड़ ईयर अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर देयर साइज। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन्हें बढ़ते हुए जो उनकी जो साइज का जो ऑर्डर है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। सो फर्स्ट इज मरकरी, सेकंड अर्थ, सैटर्न एंड नेपच्यून। तो हमारे जो साइज है उसके बढ़ते हुए सबसे पहली जो साइज है वो कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी? तो हमने सबसे पहले जो इसमें देखा, यहां पर सबसे पहला आप जो हमारा ऑर्डर है मैं पहले आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आपके पास में होता है जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। फिर उसके बाद आपके पास होता है सैटर्न, उसको बोलते हैं हम शनि। फिर उसके बाद होता है यूरेनस, जिसको हम बोलते हैं वरुण। फिर उसके बाद होता है आपका नेपच्यून, जिसको बोलते हैं अरुण। फिर उसके बाद होता है अर्थ, पृथ्वी। फिर उसके बाद वीनस, शुक्र। फिर उसके बाद मार्स, उसको बोलते हैं मंगल। और सबसे छोटा जो होता है वो होता है मर्क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं बुध ग्रह। ये हमारा ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हमारे पास में है वो है सैटर्न। सो ऑप्शन नंबर 3। देन कम्स द नेपच्यून, उसके बाद में आपके पास आता है नेपच्यून, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में जो यहां पर है उसमें आता है पृथ्वी, सो ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद में मरकरी, सबसे बुध, ऑप्शन 4। सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है वो है 3421, 4321, 3412, 4231। सो ऑप्शन ए इज मैचिंग, ऑप्शन ए मैच कर रहा है 3421। यहां से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो इंक्रीज बढ़ता हुआ जो एक क्रम है वो आपका 3421। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, विच 2 प्लैनेट्स रोटेट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कौन से 2 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं? तो मैंने आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मैंने आपको एक्सेप्शन में 2 प्लैनेट्स बताए थे, तो वो इसमें आप ढूंढिए। तो ऑप्शन ए अर्थ एंड मार्स, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन बी वीनस एंड सैटर्न। ऑप्शन सी वीनस एंड यूरेनस। ऑप्शन डी मार्स एंड यूरेनस। तो हमने यहां पर देखा था कि जो वीनस और यूरेनस है उनका जो रोटेशन है वो होता है पूर्व से पश्चिम, और जो उनका रिवोल्यूशन होता है वो होता है क्लॉकवाइज। ये एक एक्सेप्शन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन्स फोटोस्फीयर। जो हमारा सन है इसकी जो सबसे बाहरी आइस से जो विजिबल लेयर है उसको हमने कहा फोटोस्फीयर। उसका जो टेम्परेचर है, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड,
ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो हमने देखा था कि जो सन है इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका जो विजिबल अर्थ जो आइस से जो विजिबल लेयर है उसको हमने कहा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, उसका टेम्परेचर था अप्रोक्स 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 इट्स ऑप्शन ए 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। जो हमने चंद्रशेखर सीमा देखी थी, जब सन का निर्माण, जब स्टार का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, देयर इज अ वन लिमिट बिलो विच द स्टार विल गेट डिस्ट्रॉयड। जिसके नीचे जो भी तारा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो ड्वार्फ स्टार कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये चंद्रशेखर सीमा कितनी थी? ये ऑप्शन ए इज 9.4 मास ऑफ द सन। यहां पर जो आपका ms लिखा हुआ है इसका मतलब है सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ द सन। सो ऑप्शन ए 9.44, ऑप्शन बी 6.34, ऑप्शन सी 1.94, ऑप्शन डी 1.44 मास ऑफ द सन। तो हमने देखा था चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो होती है 1.44 मास ऑफ द सन, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डज द सोलर एक्लिप्स अकर। जो सोलर एक्लिप्स होता है वो कब होता है? ओनली ऑन न्यू मून डेज, ओनली ऑन फुल मून डे, ओनली ल्यूनर एक्लिप्स डे, ऑन ल्यूनर एक्लिप्स डे, एवरी 20th डे ऑफ मंथ। सो हमारा जो हमने देखा था सोलर एक्लिप्स है उसकी दो कंडीशन है कि वो ल्यूनर एक्लिप्स के 2 वीक आगे पीछे या फिर केवल और केवल न्यू मून डे यानी कि अमावस्या पर होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सो नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। किसके द्वारा सूर्य केंद्रित, हेलियोसेंट्रिक क्या था कि सूर्य जो है वो केंद्र है पूरे और उसके आसपास ही सब यूनिवर्स में आसपास परिक्रमण कर रहे हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया? केपलर, कोपरनिकस, चंद्रशेखर एंड हबल। सो कोपरनिकस वाज द पर्सन, कोपरनिकस के द्वारा ही दिया गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। केपलर ने तो ये बोला कि सूर्य केंद्र तो है लेकिन सिर्फ सोलर सिस्टम का, बट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय कोपरनिकस। तो आई होप आपको ये वाला जो चैप्टर है इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। हमने इसे क्वेश्चन से रिवाइज किया है, इसी तरीके से हम आगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पूरे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। आगे हम प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स में अर्थ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।